अरे नहीं, बोल दिया मैं कह दूंगा उनको आगे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एक बार आप भी फिर से अनुरोध है, प्लीज नारे मत लगाइएगा। मैं राहुल जी की टीम से भी बात की है, वो भी सहमत हैं। आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन है कि आप प्लीज नारे मत लगाइएगा, बहुत विनम्रता से निवेदन है। मैं यहां आप सबकी तरफ से राहुल जी का बहुत बहुत गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप दिखाइए तो कि स्वागत कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राहुल जी छोटी सी राहुल जी, मैं थोड़ा सा चाहूँगा, हमारी कुछ प्रथाएं हमने रचनात्मक कांग्रेस में रखी हैं। एक छोटा सा गिफ्ट हमने आपके लिए बनाया है। एक हाथ में हम लोगों ने मित्रता का एक बैंड दिया है, वो आपको पहचाना चाहेंगे। और ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत से आज का पूरा कार्यक्रम हुआ है। कुछ को आप बाहर मिले, कुछ यहाँ घूम रहे हैं और कुछ स्टेज पर आके आपका स्वागत करेंगे। आइए प्लीज, आइए निशान जी। छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। सिर्फ तो भी सिर्फ मारा अभी नहीं अनाउंस करेंगे।
राहुल जी, वैसे ये बात कहने की जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि एक आपके सर पर कुछ पहनाया गया है, हमारे यहाँ सर पर पहनाने वाली चीज़ जो है, तो मैं तो इतना कह सकता हूँ जो आपके सर पर रखा है, मुकुट तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम साम्राज्यों में नहीं हैं, पर अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी पूरी लड़ाई है। मैं राहुल जी 2 मिनट आपसे सिर्फ समीक्षा देना चाहता हूँ। रचनात्मक कांग्रेस बनने के बाद हम लोगों ने शुरू में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रयास किया, और जो आपके सामने लोग दिख रहे हैं, ये स्वतः मानिए तो इसमें 95-98% वो लोग हैं जिनकी पहचान न कांग्रेस की सदस्यता है, इनकी मुख्य पहचान है कि संविधान के मूल्य, आज़ादी के आंदोलन के मूल्य, और जिस मूल्यों के लिए कांग्रेस इस भारत के निर्माण के लिए अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी सार्थक समझती है, ये उसके ज़मीन के योद्धा हैं। ये हर व्यक्ति उन राज्यों से आया है, कोई किसी क्षेत्र में काम करता है, कोई कहीं संघर्ष करता है, किसी ने जीवन लड़ाई में दे दिया है, किसी ने निर्माण में दे दिया है, किसी ने पानी के संरक्षण में, किसी के पर्यावरण के लिए, किसी ने अत्याचार के खिलाफ। ये वो बल है जो जब जब सरकारें डगमगाती हैं, जब जब नीतियां बिखर के गलत रास्तों पे पड़ती हैं, तो भले राजनीति उसको दिशा ना दे पाए, ये वो लोग हैं जो समाज की और अपने यथार्थ से, अपने परमार्थ से फिर से समाज को और देश को एक सही दिशा देते हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण देकर फिर आपसे औपचारिक रूप से कहूंगा कि हमारी वेबसाइट का आप इनॉग्रेशन करें। हमने अपनी तरफ से करीबन 400-450 लोगों को बुलाया था, और हमको लगा था शुरुआत है, सामान्यतः वो लोग जो अपने आप को स्वायत्त मानते हैं, राजनीतिक पार्टियों से खुद को नहीं जोड़ते हैं, शायद उस बल से, उस मन से हमारे बीच में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी पूरी की पूरी उम्मीदों को कल सही में सत्यता पता चली, हमारी विचारधारा के आकर्षण की, और अगर कोई बुरा ना माने तो कहूं कि राहुल जी के आकर्षण की। और वो ये थी कि 400 लोगों को बुलाया और हम पे भार 850 लोगों का कल ही पड़ गया, आज शायद उससे ज़्यादा है। और मुझे तो तब पता चला जब होटल के बिल आए कि कितने आप लोगों ने लोगों की बुकिंग की है, कितने लोग पहुंचे। तो ये एक सच्ची में उस विचारधारा की शक्ति है, और शायद जिस तरीके से हमने कोशिश की आपको संजोने की। मैं आपके बयान के पहले, आपके वक्तव्य के पहले एक छोटी सी औपचारिकता आपसे चाहूँगा। हमने कोशिश की है रचनात्मक कांग्रेस की एक वेबसाइट बनाने की, और मैं चाहूँगा अगर आप अनुमति दें कि उसका आप इनॉग्रेशन करें। कैसे करेंगे? आइए प्लीज़ करवा दीजिए। मैं फिर से जो प्रतिनिधि आए बताऊंगा। हमारे 4 बहुत ही बलशाली मित्र इस समय मंच पर राहुल जी के इर्द गिर्द बैठे हैं, और इनको वहाँ इर्द गिर्द बैठाने के पीछे 2 ही हमारे ध्येय हैं। एक ये है कि अपने अपने परिचय से, अपनी अपनी पहचान से, अपने अपने संघर्षों से, उम्र कुछ भी हो, इन लोगों ने उन समाजों, उन मुद्दों के साथ अपने को जोड़ के रखा है जो मुद्दे समाज हमारे लिए अहमियत रखते हैं। इसलिए आप लोग एक चीज मानिएगा, जो ऊपर हमारे मित्र ने कहा कि एक एक के पीछे 1-1 हजार है, इन 4 के पीछे पूरे 140 करोड़ हैं। अब मैं राहुल जी से आग्रह करूंगा कि आए, हम लोगों को दिशा भी दें और अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। और मैं वीडियो वालों से और जर्नलिस्ट वालों से भी, राहुल जी अगर आप परमिशन दें तो 1-1 मिनट आप स्वयं ही आए, फिर खुद आए। एक आइए 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 आइए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर 1-1 मिनट अपने बारे में बताएं प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका इज़ारदार है। 2018 बैच की मैं प्राइम मिनिस्टर अवार्डी, छत्तीसगढ़ में पहली महिला प्राइम मिनिस्टर अवार्डी रही। साथ ही साथ आज मैं जिस उद्देश्य को लेकर के आई हूँ, जैसे रचनात्मक कांग्रेस में जो मेरा उद्देश्य है यहाँ आने का, सिर्फ और सिर्फ
एक ऐसा विषय जिसे सम्मान दिलाना। आप सभी ने बात की, यहाँ पे कई सारे लोग कई सारे कम्युनिटी से हैं यहाँ पे, और कई सारे अनेक जाति धर्म के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन सर, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि हम सबका एक ही धर्म है, वो है मासिक धर्म, और हम सब उसी की उत्पत्ति हैं। मैं इसी विषय को पूरे देश में सम्मान दिलाने के लिए आई हूँ। मैं 14 वर्षों से इस विषय पर काम कर रही हूँ, और इस विषय पे जब मैं इस विषय पे काम करती हूँ तो बहुत ही हीन भावना से इसे देखा जाता है। जब मैं किसी इस विषय को लेकर के जाती हूँ कि माहवारी स्वच्छता, तब लोग बहुत हीन भावना से देखते हैं कि ये भी कोई विषय है। मैं इसी विषय को सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। 14 वर्षों का संघर्ष स्वच्छता को लेकर के, सैनिटेशन को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। जब महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेंगी तो सशक्त नहीं रह पाएंगी। मैं 42,000 ऐसी बच्चियों के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने अपने पीरियड को बहुत करीब से देख लिया और सबसे पहले देख लिया। जैसा कि मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी और पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगी कि 7-7 वर्ष की बच्चियों को भी पीरियड्स आ रहे हैं, और मैंने अब तक की 42,000 बच्चियों का चिन्हांकन किया जिन्हें अपनी कम उम्र में पीरियड्स आ गए। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में आज हम पूरे देश में पावना के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को चला रहे हैं। और मैं सर से निवेदन करना चाहूँगी कि इस पूरे विषय को जब हम ऑफिस में भी, जैसे मैं एज अ नोडल के रूप में मैं कार्य कर रही थी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, तब मैं जब सैनिटरी पैड्स अपने बैग में लेकर जाती थी तो पुरुष वर्ग या हमारे ऑफिसर्स भी जब उसको देखते थे तो कहते थे, मैडम ये क्या उठा के लेके आए हैं। और आज जब स्थिति ऐसी है, 14 वर्षों के बाद ये स्थिति बदली है, और वो देखने के बाद कहते हैं कि हमारी भी घर पे महिलाएं हैं, आप लेके आइए। तो ये परिवर्तन आया है सर। मैं चाहती हूँ कि रचनात्मक कांग्रेस में आगे इस विषय को सम्मान दिया जाए और इस विषय को आगे भी लेकर के जाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम अर्शी है एंड मेरा जुड़ाव पॉलिटिक्स से एजुकेशन के थ्रू हुआ था। नॉट कि मैं एजुकेटेड हूँ उस वजह से नहीं, बट मोर लाइक कि जब एजुकेशन के ऊपर हमला हो रहा है, जब एजुकेशन के ऊपर अटैक्स हो रहा है, तो उस समय पर गोइंग थ्रू न्यूज़ आर्टिकल्स की हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मेरा पूरा पॉलिटिसाइजेशन का हिस्ट्री रहा है। हियर मेरा 2 टॉपिक्स है बेसिकली, एजुकेशन एंड LGBTQIA कम्युनिटी। I belong to LGBTQIA community. I am a non-binary person. ट्रांसजेंडर के बारे में हमने सुना ही है, उसी अम्ब्रेला टर्म के अंदर आता है। ट्रांस मेन है, ट्रांस विमेन है, देर आर अदर्स एज वेल, जिसके बारे में हम आधे से ज़्यादा समय भूल जाते हैं। एनीवेज, तो ऑन एजुकेशन, करंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ पर पे जो अब इसका जो इफ़ेक्ट है उसका इफ़ेक्ट ये है कि हमारा जो देश है वो, इसमें गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसमें उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनके लिए ये और मुश्किल होता जा रहा है। उनको अभी स्किल एजुकेशन मिलने वाली है और वो एक वर्कफोर्स तैयार होगा जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए काम करेगा। तो उनके लिए दिक्कत होगा कि वो लोग आगे क्या करेंगे, आगे वो अपनी नौकरियों में भी आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। वो अपनी नौकरियों में भी आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। बट हमारा इकोनॉमिक्स, हमारा मार्केट जिस गति से आगे बढ़ रहा है, ये लोग सबसे पहले पीछे छूटेंगे। तो इनका तो इफेक्ट होने ही वाला है, सबसे ज़्यादा गरीबों पर, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी सेक्शन पर, और ये जो एक्सक्लूडेड ग्रुप है सोसाइटी के, इन पर। इनमें आता है हमारा LGBTQIA+ कम्युनिटी। हम जब नौकरी लेने जाएंगे तो हमें नौकरी में
जो भी रीजंस दे करके हमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, नौकरी मिल भी जाएगा तो शायद निकाला जाएगा, और अगर नौकरी में हैं तो वहाँ हरासमेंट है, वहाँ अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं। और रही बात, ये तो ये हो गया अगर नौकरी मिल भी गई तो। और अगर हम जब एजुकेशन के सेक्टर में है तो अगर आप डेटा उठाएंगे तो इस बारी का सीयूईटी का जो उन्होंने डेटा दिया है कि कितने लोगों ने क्या एग्जाम दिया है क्या नहीं दिया है, उसमें से एक आप पॉइंट देखेंगे ट्रांसजेंडर, सिंगल डिजिट में मिलेगा वो आपको। एंड मुझे तो यही लगता है कि वो अभी नए ट्रांसजेंडर बिल का ही इफेक्ट है, क्योंकि अगर आपको अपने आप, अगर जो चाहते हैं कि वो पहचाने जाएं अपने जेंडर के तौर पर, जो उन्हें लगता, जो वो हैं, बस उतनी सी पहचान, उसको पाने के लिए जिस तरीके का ह्यूमिलिएशन, जिस तरीके का फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरीके का एक ग्रुप ऑफ लोगों के सामने खड़ा होकर नग्न होकर के आपको बताना होगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है, ये महिलाओं से नहीं पूछा जाता है, ये मर्दों से नहीं पूछा जाता है। अगर आप कह दे कि आप महिला हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, अगर आप कह दे मर्द हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये हमारी हर दिन की रियलिटी है, ये वो हर दिन फेस करते हैं, हर समय फेस करते हैं। कुछ कहीं खरीदने जाओ, कुछ कहीं बाहर भी निकलो तो लोग आपको गलत नज़र से देखते हैं कि ये कौन है ये लोग। और अगर ट्रांसजेंडर कहने पर आप में से किसी के ऊपर भी, किसी के भी दिमाग में अरे ये क्या है, ये सवाल अगर आए तो समझ लीजिए कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं। ना इस चीज़ पे जजमेंट नहीं है, लोग कई बार ये सवाल को एक्सेप्ट करते हुए खुद को इम्प्रूव भी करते हैं कि हम अपने साथ के इंसानों को अपने साथ के इंसान की तरह ही मानेंगे। पर देयर इज अ लार्जर कम्युनिटी जिनको कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि अरे इनको मार देना चाहिए, अरे इनको होना ही नहीं चाहिए, अरे ये अननेचुरल है। और खासकर उन लोगों के लिए जो साइंस का बेसिस लेकर के बोलते हैं कि अरे ये अननेचुरल है, फॉर देम अगर आप रीसेंट स्टडीज को देखें तो आप उनमें यही है कि आप नहीं पहचान पाओगे यार कि आप मर्द हो औरत हो, यही नहीं पहचान कर पाओगे। आप बाकियों का क्या कह सकते हो? आप ब्लड टेस्टिंग करवा लो, कुछ नहीं पता चलेगा। आप डीएनए टेस्टिंग करवा लो, वेरी डिफिकल्ट। बट देयर आर न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, बट देयर आर अदर स्टडीज जो ये प्रूव करता है दैट देयर इज मोर। तो हम जितना जानते हैं सिर्फ उस पे अटक के नहीं रहना चाहिए, हमें वो साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, हमें वो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, हमें वो इंक्लूजन चाहिए, और सबसे ज्यादा सिर्फ एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लिए नहीं, सबके लिए एम्पैथी चाहिए। मैं गजानन ब्राह्मणे मध्य प्रदेश से आया हूं, और जिस इलाके में हम लोग काम करते हैं वो पूरा इलाका जो है आदिवासी इलाका है। और आदिवासी इलाके में सारी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का विस्थापन की समस्या, जमीन पर रहने वाले आदिवासियों का जमीन से समस्या, और कई सारी अन्य समस्या भी वहाँ पर है। तो उसी को लेकर जो है हम लोग पिछले 38 साल से काम कर रहे हैं। और आज भी जो पहले समस्या थी वो आज भी समस्या है। जिस प्रकार से कानून बने हैं लेकिन कानून का जमीन पर कोई भी स्तर पर जो है उसका असर नहीं दिखता। जैसे 2009 में वन अधिकार मान्यता कानून बना, कानून में कहा कि जब तक कानून का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो जाता
तब तक जंगल जमीन से किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं करना। किंतु आप आए दिन पेपर में पढ़ते पानी में पेपर में आता है कि आज जो है इस गांव के इतने आदिवासियों को उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। पढ़ते पानी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो बेघर परिवार इधर उधर भटक रहे हैं। उसी के साथ में कानून के हिसाब से जंगल की जमीन या राजस्व की जमीन जब तक उस गांव की ग्राम सभा सहमति नहीं देगी तब तक जो है कोई भी योजना या परियोजना उस गांव की जमीन को ले नहीं सकता। किंतु धड़ल्ले से कानून का उल्लंघन करते हुए कई सारी कंपनियां या सरकारी तंत्र भी जो है उस जमीन को जो है लेने का काम कर रहे हैं और वहां पर रह रहे आदिवासियों को जो है उजाड़ने का काम जो है कर रहे हैं। तो कुल मिला के आदिवासी इलाके में कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना, जिससे आदिवासियों का विस्थापन होना, और साथ ही जो है उस इलाके में जिस प्रकार से वो कानून पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम आदिवासी इलाके के लिए स्पेशल बना है, तो दूसरे कानून वहां लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है वहां पर जैसे विवाद, छोटे मोटे विवाद निपटाने का अधिकार उस गांव की ग्राम सभा को दिया गया है, लेकिन कहीं भी छोटा मोटा मामला होता तो पुलिस धड़ाम से वहां पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमारे इलाके में काम चल रहा है। उसी प्रकार से दूसरा जो है वहां के आदिवासियों का सांस्कृतिक रूप से दूसरे लोगों का अतिक्रमण हो रहा है। आदिवासी की संस्कृति नष्ट करना, आदिवासी के जो है वाद्य यंत्र नष्ट करना और आदिवासी की भाषा और देवी देवताओं को नष्ट कर कर दूसरे धर्म का आक्रमण होने के बाद में वहां के आदिवासियों को धीरे धीरे खत्म करने का काम भी चल रहा है। तो इसी विषय को लेकर जो है हम भी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पता चला कि रचनात्मक कांग्रेस के जरिए से पूरे देश भर में कैसे हम लोग अलग अलग इलाके में काम करते हैं, आज जो है और कल जो है इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसी जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पर आए और अन्य लोगों की जो समस्या है वो समझेंगे और कैसे वो लोग लड़ रहे हैं, तो वो लड़ने का तरीका भी हम सीखेंगे। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। ये मेरी बात यहीं खत्म करके आप सबको धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या अहरवाल है और मैं बिजावर से नगर परिषद पार्षद हूँ। मैं बुंदेलखंड से हूँ। कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो डैम बनाया जा रहा है, ढोंढन डैम, वो हमारे क्षेत्र में बनाया जा रहा है, किशनगढ़ क्षेत्र में। और उस डैम में, उस परियोजना में ना कानून का पालन किया गया प्रशासन द्वारा। आदिवासियों के मकान बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा दिए तोड़ दिए गए। जब जब आदिवासी अपने हक अधिकार की बात करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। जो भी आंदोलनकारी होते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो आपने जो चिता आंदोलन देखा होगा वो हमारे ही क्षेत्र में हुआ था, बुंदेलखंड में। और ये सिर्फ हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। इस कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत एक बड़ा पर्यावरण विनाश हो रहा है, जिसमें 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। कैन नदी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और पन्ना रिजर्व टाइगर उसका 3% जो भाग है वो प्रभावित हो रहा है। तो एक तरह से पन्ना रिजर्व टाइगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो एक बड़ा विनाश हो रहा है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ विनाश और बिना मुआवजा दिए, बिना कानूनी कार्रवाई किए लोगों के घर तोड़ना अन्याय, इस अन्याय के खिलाफ है हम। तो मैं
बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल सर से कल हमारी मुलाकात हुई है और राहुल सर बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने जो हमारे साथ हमारे प्रभावित आए थे 5 परियोजनाओं से, कैन बेतवा लिंक परियोजना, रुंज परियोजना, मजगाय परियोजना, नेंगवा सिंचाई लघु परियोजना और एनटीपीसी, सभी परियोजनाओं के प्रभावितों को राहुल सर ने बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छी तरीके से उनको मतलब उनको बहुत अच्छा लगा जब वो लोग यहाँ से गए, बहुत खुश होकर गए। और उनको उम्मीद है कि राहुल सर वहाँ पर आएंगे, उन सबके इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। राहुल जी, मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि आए हम सबको संबोधित करें। आप हैंड माइक चाहेंगे? संदीप दीक्षित जी, अभी आ रहा हूं, अभी वहीं जाऊंगा। संदीप दीक्षित जी, गजानंद जी, दिव्या जी, अर्शी जी, मोनिका जी, फ्रेंड्स फ्रॉम रचनात्मक Congress, brothers and sisters, and I see some of my old friends from the press. I like to welcome everybody. Love you, love you. तो ये जो लड़ाई होती है ये अलग अलग लेवल पे होती है। अभी आपने 4 एक्सप्रेशन सुने, अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने। मेरा काम जो सेंट्रल फाइट है, जो जड़ है, वहां पे फाइट करना लगा था। तो मुझे मेरे लिए आइडियोलॉजी की लड़ाई किस बात की है और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो लड़ाई किस चीज के बीच में होगी आपके पता। अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन में ले जाए इससे, मतलब खोदते जाए और बिल्कुल नीचे घाट तक चले जाए, लड़ाई किस चीज की। देखिए जवानी वोट से जहां है उससे नीचे जाइए। इसमें आपको हजारों आंसर मिलेंगे। कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा गांधी वोट से, कोई कहेगा मीडिया फ्रीडम, कोई कहेगा आदिवासी, कोई कहेगा कॉर्पोरेट। ठीक है, तो इसको हम डिस्टिल कैसे करें? क्योंकि जो अगर इसको डिस्टिल नहीं करेंगे तो जैसे भी आवाज आएगी कैसे आवाज है, कोई चिल्लाएगा उसको कैंसिल दूसरी आवाज कर देगी। तो
लॉजिक नहीं दिखेगी। तो This one. भैया it's not coming properly, we can use this one. तो चल नहीं रहा, नहीं है, लाइव में नहीं है, लाइव में वो कह रहे हैं कि लाइव में वो नहीं आ रहा, तो नहीं वो बाहर तो यू वीडियो इट ठीक है, नहीं आई एम मोर कंफर्टेबल देयर। Order and expression. Okay, there are some people who want to give orders and order society, and there are other people who want to express themselves, and that order is deserving their expression. Hello. And every single person was elected individually. Every single person's perspective can fit into that. If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar, you cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been raped and killed in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself, and the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India, and an order that benefits them and certain other people. And our job is to make India express itself and break that order. It's not complicated. I'll show you. Sandeep, can you give me an order? This is RSS. This is रचनात्मक कांग्रेस. एक और ऑर्डर दो भाई, हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो, चलो सिंपल कर देते हैं, फ्रेंडली जेस्चर, हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं, हाथ मिलाने का ऑर्डर दो. Our job is very simple, and we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे. मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण है. उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं. आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार. Where has he disappeared? वो भाग गया. वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो. Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा. ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा. ये उसका एक तरीका है, मोहब्बत की दुकान है. वही बेसिकली वही कह रहा हूं. वो कह रहे हैं, देखिए, आइए संदीप से फिर से आपको डिस्टर्ब करता हूं. अब आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए.
नहीं, आप एक ऑर्डर दे, एक ऑर्डर दे दीजिए मुझे, कोई भी ऑर्डर। ये क्यों किया मैंने? एक ही कारण है, क्योंकि मैं डर गया। अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूंगा। अगर नहीं डरा, क्यों? मैं बंद नहीं करूंगा। मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को, मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट दैट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ फियर, दैट इज cowardice. And frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. Now, I couldn't say this. I can naturally say this about my friends in the RSS. It's obvious to me. In fact, it's obvious to most people that these people have no understanding of India. Right? Why? Because somebody who cannot connect with India as it is today cannot understand India. To understand India, you can't understand India 3,000 years ago. You have to understand it today, right now. And to understand it today, the only way to understand it today is if you understand its expression. These people, please watch them. Please watch them. I'll show you. Bhaiya, 3-4 of you come here. Aaiye, abhi aaiye. Just come. Just stand like this. Just stand next to him. Just stand next to him. Just come. Stand here. Now do that RSS salute. That one. How do you do it? Just do it. Just do it. Just do the RSS salute. See, they're not taking the order. Right? But this is what that structure looks like. This is what the RSS looks like mentally, conceptually. Now let me show you the Congress. Let me show you. No, they are now, suddenly they became the Congress. See? So these people, what have they done? What is the magic trick? The RSS has been utilized, has been captured and been utilized by large capital. Okay? Please understand, large capital, Mr. Ambani, Mr. Adani, these guys have captured the RSS. The RSS ceased to exist long ago. What was the RSS? The RSS was the expression of the small Indian businessman. Goldsmith, jeweler, Banya, that was the RSS. That died. It's gone. Today the RSS is an instrument of Mr. Adani. That's all it is. And they stand there with their lathis and all making a fool of themselves. हिंदी में बोलूं, मेरा कहना है आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को
आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड, वी आर नॉट फाइटिंग, दे फिनिश, दे गॉन। नाउ RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem, because they will come and tell me, sir, we don't like what is happening. But we have to, they tell me, I'm telling you, we have to feed our children. हमें भी नौकरी करनी है. मेरे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके सामने पुलिस वाला है, मेरे कान में विस्पर कर रहे हैं, भैया इनको हटाइए, आप यहां से इनको हटाइए. वो मुझे हटा रहा है और मेरे कान में कह रहा है, भैया इनको हटाओ. मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारी नौकरी है, हमें काम करना है. अंडरस्टैंड. इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है, but there is also something known as national spirit. What is national spirit? National spirit is, we are not going to allow a bunch of clowns to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी. मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है. फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने. ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा. रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं. तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है. आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की. एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो. और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं. जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है. हमारा ये नहीं है. हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए. जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है. आप किसी और को नहीं दबा सकते. आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते. नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए. उसके बाद देखेंगे. बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए. तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी. ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं. और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या. मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ. ये गए, आई एक्सप्लेन. ये गए, संदीप आना जरा. ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी
is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी. एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना. मैं छोटा था, मैं आपको पता नहीं अंदर की बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मां गुस्सा हो जाएंगी शायद, बट ठीक है मैं बोल देता हूं, फिर आप संभालना उनको. तो मैं छोटा था, हम अमेरिका गए. एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो कह देता हूं, हम अमेरिका गए. मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था. प्रियंका, मैं, मेरी मां, दादी प्राइम मिनिस्टर थे. गले मिलने की बात हो रही है ना. तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था. तो दादी और मां ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर. हम खेल रहे थे. 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है. तो मां कहती है, मां दादी को मम्मी कहती थी, तो मां कहती है मम्मी व्हाई. और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी. मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो. इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है. उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है. अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं. वो गले लगने लग गए. थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा. वो पीछे से पकड़ लिया उन्होंने. हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं. तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने. और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया. अब इमेजिन हुआ क्या. एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई. कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं. हुआ क्या? नहीं हुआ क्या. पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया. जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए. ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे.
मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। हुआ क्या? हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। अब ठीक है, पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था। मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना? अब तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। अब आप सबको, जब आपको ऑर्डर मिले ऊपर से, अच्छा लास्ट बात बताता हूं, ये मैं बात समझा कब, ये ऑर्डर वाली। मैं एक दिन लोकसभा में ना, एक तो प्राइम मिनिस्टर का साइड होता है और एक ऑपोजिशन का होता है, तो एक दिन पता नहीं क्यों मैं उस साइड से जा रहा था ऊपर की ओर, तो वो बैठे हुए थे वहां पे। तो जब मैं वहां से निकला, वो मेरी ओर देख रहे थे सारे के सारे बीजेपी वाले, मैं थोड़ा उनके जानबूझ के थोड़ा ऐसे पास जा रहा था, और मैं, वो घूर घूर के देख रहे थे, मैं भी घूर घूर के वापस देख रहा था। तो एक बीजेपी के सांसद ने पता है क्या बोला, मैं सुन लिया, वो मेरे लिए एक्चुअली था नहीं, मगर मेरे कान में घुस गया वो, क्योंकि ओपोनेंट, मतलब ओपोनेंट गुरु होता है हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है, और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं।
बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है, प्यार से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता है ये जो है ना, मेरे बारे में बोला, ये जो है ना, अपने कॉलीग से बोला, ये जो है ना प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बोलता है क्या है? कहता है ये, फिर उसने थोड़ा गंदा शब्द यूज किया, वो मैं नहीं यूज करूंगा, स से, ये किसी खांचे नहीं, ये किसी भी खांचे में नहीं घुसता है, इसको ये कहीं भी नहीं फिट आता है, ये कहीं भी घुस जाता है, अपना करता रहता है। हां, मैं और हम सब किसी खांचे में नहीं घुसने वाले लोग। हमारे पास हजारों खांचे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिख हैं, ठीक है, पहला खांचा। दूसरा खांचा, आप बॉलीवुड स्टार जैसे हैं लुक में, दूसरा खांचा। तीसरा खांचा, आप भाई हैं, राइट। चौथा खांचा, आप स्पोर्ट्समैन हो, राइट। हम सबके पास हजारों खांचे हैं, जो चूज करना कर लो, किसी एक खांचे में नहीं फंसना। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप फाइटिंग। एक मिनट प्लीज, बैठे रहिए, बैठे रहिए, एक सेकेंड प्लीज, बैठे रहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं दिल की गहराइयों से राहुल जी का धन्यवाद करता हूं, और आज का इस सत्र समाप्त होने के पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए प्लीज खड़े हों। राहुल जी, आशीष, नेशनल एंथम प्लीज। सर, राष्ट्रगान के पहले नारा नहीं प्लीज। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। राहुल जी, एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी, राहुल जी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। साहिर लुधियानवी की एक बहुत मशहूर कविता है जिसमें उन्होंने कहा है, ये सुबह कभी तो आएगी, ये हमारा प्रण है, ये सुबह हम ही तो लाएंगे। थैंक यू।